Good morning students, welcome to Bharti online classes. Today we will study a new topic in chapter number 14 atom, and the topic name is energy of electron in any orbit of atom. So as we know that total mechanical energy is equals to the kinetic energy plus potential energy. We will find out first of all kinetic energy of electron, then potential energy of electron, and by adding them we will get the total mechanical energy of revolving electron around nucleus in any nth orbit. And after that we will draw the hydrogen energy spectrum for energy of different orbits. So our topic is energy of electron in एनी ऑर्बिट ऑफ एनी एटम. हम एक ऐसा फॉर्मूला निकालेंगे जो किसी भी एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल हो और उस एलिमेंट के किसी भी ऑर्बिट के लिए एप्लीकेबल हो. देन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ Z1. सो उससे पहले हम जरा देखते हैं. लेट अस स्टार्ट. एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन E is equals to given by K plus U. Kinetic energy plus potential energy. We will denote by this equation 1. इसके बाद देखिए, अगर हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है. हम नील्स बोर के फर्स्ट पोस्टुलेट का इस्तेमाल करें. बट फर्स्ट पोस्टुलेट as we know that first postulate of Niels Bohr क्या था? That was centripetal force, that means mvn square upon Rn is equals to electrostatic force between electron and nucleus. तो ये था हमारे पास 1/4 pi epsilon naught Ze square upon Rn square. ओके, अब मुझे ये भी पता है कि काइनेटिक एनर्जी निकालनी है. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर. क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर. चलिए यहां इस Rn से इस स्क्वायर को कैंसिल कर दूं. रिमेनिंग क्या बचेगा? mvn स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze स्क्वायर अपॉन Rn. ध्यान दीजिए, अगर मैं दोनों तरफ 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो जाएगा 8. ओके, तो क्या ये काइनेटिक एनर्जी के बराबर नहीं होगा? यस, हाफ mv स्क्वायर जो है काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है. और ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया इक्वेशन नंबर 2. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें मिल गया. सिमिलरली फॉर पोटेंशियल एनर्जी, अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी चैप्टर नंबर 3 में हमने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देखा हुआ है. पोटेंशियल एनर्जी जब भी हम चैप्टर 3 सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा. फिलहाल हमें ये याद रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी अगर हम निकालेंगे दो चार्जेस के बीच में तो उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो मैं यहाँ फॉर्मूला लिखता हूँ. U इज इक्वल्स टू होगी K Q1 Q2 अपॉन R माइनस. ओके, माइनस सिंबल होगा. K क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट या कूलॉम्स कांस्टेंट जिसे कहते हैं. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जिसकी वैल्यू होती है. Q1 Q2 वो दो चार्ज हैं जिनके बीच हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाली है और R उनके बीच का डिस्टेंस है. तो इस फॉर्मूले से अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालूं, व्हाट वी विल गेट? लेट अस सी. पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल्स टू हो जाएगी माइनस, देखिए चार्ज यहाँ पर कौन है? एक तो इलेक्ट्रॉन और दूसरा प्रोटॉन पे चार्ज. तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है E और प्रोटॉन पे चार्ज होता है Ze. तो ये लिख दूंगा मैं Ze स्क्वायर. समझ गए? प्रोटॉन पे चार्ज होता है Ze, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स Z होते हैं. तो चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना हो जाएगा? Ze. एक प्रोटॉन पे चार्ज E, दो प्रोटॉन पे चार्ज 2E, तो Z प्रोटॉन्स पे Ze और इलेक्ट्रॉन पे E होता है. तो ये माइनस Ze स्क्वायर अपॉन 4 बाई एप्सिलॉन नॉट. E की वैल्यू रख दी और जो डिस्टेंस है वो ऑर्बिट के रेडियस के इक्वल होगी. तो ये Rn. ये हो गई इक्वेशन नंबर 3. ये लिखिए, मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी आ गया. नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इन इक्वेशन फर्स्ट. क्लियर? Putting value of K and U in equation first, what we will get? We will get the total mechanical energy of the system. तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी E इज इक्वल्स टू हो जाएगा, K की वैल्यू रखें
k की वैल्यू क्या है, जस्ट नोट डाउन फ्रॉम इक्वेशन 2, 1 अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट z e स्क्वायर अपॉन rn, z e स्क्वायर अपॉन rn, एंड प्लस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी जो कि हम इक्वेशन 3 से ले सकते हैं, ये है माइनस z e स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट rn। ओके, नाउ देखिए कॉमन क्या क्या है, हम कॉमन ले लेते हैं, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में कॉमन आ रहा है, rn कॉमन आ रहा है, और ऊपर न्यूमरेटर में z e स्क्वायर कॉमन आ रहा है, इधर रिमेनिंग बचेगा 1 अपॉन 2 और माइनस साइन है, यहाँ हो जाएगा -1। ओके, तो हाफ में से -1 करेंगे तो माइनस हाफ हमारे पास रिमेनिंग बचेगा, तो e इज इक्वल्स टू माइनस हाफ यानी कि 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट rn z e स्क्वायर, ये हो गई इक्वेशन नंबर 4, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी एन ऑर्बिट फॉर एनी एलिमेंट। ओके, सो फ्रॉम हियर वी कैन सी कांस्टेंट चीजें क्या क्या हैं, उन चीजों को सेपरेट करके वैल्यू रख के एक फिगर हम ले आते हैं और देखते हैं कि एनर्जी किस किस पर डिपेंड कर रही है। तो लीजिए यहां से आई कैन सी E इज इक्वल्स टू -1 अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट और ऊपर E स्क्वायर, क्लियर, और रिमेनिंग इज Z अपॉन Rn। यहां पर Rn की वैल्यू अभी तक हमने पुट नहीं की है, लेकिन फिर भी आप यहां से नोटिस कर सकते हैं इक्वेशन 2, 3 और 4 से काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी मैग्नीट्यूड में इक्वल है, लेकिन टोटल एनर्जी नेगेटिव है। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी इक्वल है, जो कि हाफ है, किसके बराबर, किसके हाफ है, पोटेंशियल एनर्जी के, यानी कि काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी इक्वल है मैग्नीट्यूड में, बस टोटल एनर्जी नेगेटिव है और पोटेंशियल एनर्जी की आधी वैल्यू के बराबर है। इसका मतलब इनके बीच अगर हम रिलेशन लिखते हैं, अगर न्यूमेरिकल आ जाए तो हमें एक भी एनर्जी मिल जाए तो बाकी की दो एनर्जीज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हमें पोटेंशियल एनर्जी दे दी जाए तो हम काइनेटिक और टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं। तो रिलेशन क्या होगा, मैग्नीट्यूड में हम देखेंगे मॉडुलस ऑफ E यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गई जिसमें हम न्यूमेरिकल बहुत इजीली कर सकते हैं। किसी एक एनर्जी की वैल्यू दे रखी हो तो हम बाकी दोनों एनर्जीज को कैलकुलेट कर सकते हैं वेरी इजीली। ध्यान रखने वाली बात यह है, वन थिंग वी हैव टू नोटिस दैट टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर नेगेटिव इन नेचर व्हाइल काइनेटिक एनर्जी इज पॉजिटिव इन नेचर। ओके, तो लीजिए अब हम Rn की वैल्यू और पुट करते हैं एंड लेट अस सी व्हाट वी विल गेट द फाइनल फार्मूला। ओके, सो फ्रॉम इक्वेशन 4 आई एम राइटिंग द वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी -1 अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट न्यूमरेटर में है Z e स्क्वायर डिवाइडेड बाय Rn। ओके, तो हम जानते हैं Rn की वैल्यू हम सबसे पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन पाई m Z e स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ एनी ऑर्बिट फॉर एनी एलिमेंट। ये वैल्यू अगर हम इस अबव इक्वेशन में पुट कर दें व्हाट वी विल गेट, E is equals to 1 upon 8 pi epsilon naught Z e स्क्वायर अपॉन Rn की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं, देखिए ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं, घबराने की बात नहीं, ये सबसे पहले डेरिवेशन की थी, हमने कैलकुलेट की थी। ओके, तो Rn की वैल्यू पुट करते हैं, व्हाट वी विल गेट एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन पाई m Z e स्क्वायर। लीजिए जो चीजें कैंसिल हो रही है हमको कैंसिल कर देते हैं, मल्टीप्लाई वाली मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई से पाई कैंसिल हो गया। नेक्स्ट देखिए कुछ और कैंसिल हो रहा है, नहीं, ये नीचे वाले टर्म्स कहां जाएंगे, ये नीचे वाले टर्म्स ऊपर जाएंगे टॉप पे, तो ये E इज इक्वल्स टू हमारे पास फॉर्मूला आएगा, देखिए Z के साथ हो जाएगा Z स्क्वायर E स्क्वायर हो जाएगा E की पावर 4 और साथ में आएगा m डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट यानी कि एप्सिलॉन नॉट टू द स्क्वायर एंड n स्क्वायर h स्क्वायर। ओके, सेपरेट करते हैं कांस्टेंट्स को अलग और वेरिएबल्स को अलग। तो E इज इक्वल्स टू वी विल गेट व्हाट वी विल गेट E टू द पावर 4 m अपॉन
8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। लीजिए दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर एनर्जी of any electron moving in any orbit of any element. This is equation number 6. ये हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आ गया. From this formula we can see the energy of electron, or we can say the total energy of electron in any orbit of any element is depending on two factors, and that are Z and N. Z is atomic number and what is N? Number of orbit. अगर Z और N की वैल्यू हमें दे दी जाए तो हम E की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लीजिए E इज इक्वल्स टू, जब इन सभी चीजों की वैल्यू हम पुट करें, E क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, उसकी वैल्यू 1.6 into 10 to the power minus 19। M क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू हमें पता है 9.1 into 10 to the power minus 31 kg। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, जिसकी वैल्यू है 8.85 into 10 to the power minus 12। और h क्या है? प्लांक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हमें पता है 6.3 into 10 to the power minus 34 जूल्स सेकेंड। तो इन सब की वैल्यूज अगर हम रखते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है दैट इज 2.18 into 10 to the power minus 18 into z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, और एनर्जी का यूनिट होता है जूल। लीजिए ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा, तो आप याद रखिए, ठीक है। अगर हमें एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए E से डिवाइड करते हैं, दैट मींस 1.6 into 10 to the power minus 19 से डिवाइड करेंगे जूल को, तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो आई एम राइटिंग हियर कि माइनस में वैल्यू है, सॉरी इधर माइनस साइन ले रहा हूं, भूल गए, माइनस माइनस, ओके। तो लीजिए यहां से वैल्यू आएगी माइनस 2.18 into 10 to the power minus 18 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, और अगर इसको डिवाइड कर दें 1.6 into 10 to the power minus 19 से, तो अब ये कन्वर्ट हो चुका है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसको सॉल्व करने के बाद भी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो फाइनल आंसर होगा वो माइनस 13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लीजिए दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी for any element and any orbit. By putting the value of Z and N, we can find the energy for any element for any orbit. तो लीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ से हमें पता चला कि एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, स्क्वायर ऑफ एटॉमिक नंबर, एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ ऑर्बिट। ये नंबर ऑफ ऑर्बिट को हम क्वांटम नंबर भी कहते हैं, यानी कि जो भी ऑर्बिट का नंबर होगा उसको हम क्वांटम नंबर भी कहेंगे। कई बार क्वेश्चन आएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर, इसका मतलब आपको n की वैल्यू, नंबर ऑफ ऑर्बिट की वैल्यू बतानी है कि फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट है, या थर्ड ऑर्बिट है, या कोई भी ऑर्बिट। ओके, सो अगर हम बात करें फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम अगर हम बात करें तो z इक्वल्स टू हो जाएगा 1। अच्छा, फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, फॉर फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n इक्वल्स टू हो जाएगा 1। तो लीजिए इसकी जो वैल्यू आएगी E1, Z और N की वैल्यू 1 हो गई, तो क्या आएगी हमारे फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी? माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट ऑर्बिट की है। फर्स्ट ऑर्बिट का मतलब होता है ग्राउंड स्टेट, द फर्स्ट स्टेट या फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसको हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं। इसके ऊपर वाले जितने भी ऑर्बिट होंगे उनको हम हायर स्टेट्स या हायर ऑर्बिट या फिर एक्साइटेड स्टेट्स कहेंगे, क्योंकि जब पहले ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन ऊपर ट्रांजिट करेगा, मूव करेगा, तो उसको एनर्जी गेन करनी पड़ेगी, एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, और एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद वो एक्साइटेड हो जाएगा और हायर स्टेट्स में जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट ऑर्बिट इज नोन एज ग्राउंड स्टेट एंड द ऑर्बिट्स अबव ग्राउंड स्टेट आर नोन एज एक्साइटेड स्टेट्स या हायर ऑर्बिट्स। तो लीजिए इसी तरीके से अगर E2 की वैल्यू सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी निकालें तो n की जगह 2 रख देंगे, और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4, यानी कि माइनस 13.6 को 4 से डिवाइड कर देंगे एंड वी विल गेट द वैल्यू माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिमिलरली E3 की वैल्यू निकालना चाहें तो ये माइनस 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिमिलरली अगर E4 की वैल्यू निकालना चाहें तो ये आ जाएगा माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरीके से हम फर्दर
डिवाइड करके 5 की निकालनी है तो 25 से डिवाइड कर देंगे -13.6 को, एंड वी विल गेट द एनर्जी ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट। तो लीजिए स्टूडेंट्स, यहां से हमारे पास डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हमें मिल गए हैं। तो अब हम एनर्जी स्पेक्ट्रम बनाएंगे हाइड्रोजन एटम के लिए। तो लीजिए यहां पर हम ग्राफ बना रहे हैं, ग्राफ को ही स्पेक्ट्रम कहते हैं, क्लियर। मान लेते हैं ये n इक्वल्स टू 1 फर्स्ट ऑर्बिट यानी कि ग्राउंड स्टेट है, इसके ऊपर वाले सभी एक्साइटेड स्टेट कहलाएंगे। यहां मान लेते हैं n इक्वल्स टू 2, इसी तरीके से n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 4 और डैश डैश n इक्वल्स टू लास्ट में इनफाइनाइट। तो लीजिए फर्स्ट ऑर्बिट में जो एनर्जी है वो हम मेंशन कर देते हैं, दैट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरीके से सेकेंड ऑर्बिट में एनर्जी मिलेगी, थर्ड में मिलेगी, फोर्थ में मिलेगी एंड सो ऑन, लास्ट में इनफाइनाइट में मिलेगी। इन सब की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं, यहां से देखिए सेकेंड की है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड देन -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, सो ऑन चलती जाएगी। और जब इनफाइनाइट में निकालनी है तो n की वैल्यू इनफाइनाइट यहां रखूंगा, तो समथिंग डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू 0, यानी कि इनफाइनाइट पे जो टोटल एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि यहां पर डिफरेंट एनर्जी लेवल्स मिल रहे हैं, कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं मिल रहे हैं। एनर्जी -13.6 के बाद सीधे 3.4 मिलती है माइनस में, तो बीच में एनर्जी लेवल्स जो है वो गायब है, मिसिंग है। That's why the spectrum of hydrogen atom is known as line spectrum. हमें एनर्जी ग्राफ में कुछ लाइंस मिली स्पेसिफिक एनर्जी की। That's why the spectrum of hydrogen atom is known as line spectrum. बीच में कुछ एनर्जी लेवल्स मिसिंग है, 3.4 से 13.6 के बीच का, या इधर। तो इसीलिए हम ये भी कह सकते हैं the nature of hydrogen spectrum is discrete. That means discontinuous है, continuous नहीं है। कुछ स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स मिल रहे हैं, बीच की एनर्जी गायब है। तो लाइन स्पेक्ट्रम होता है और डिस्क्रीट इन नेचर होता है। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव स्टडीड अबाउट द एनर्जी ऑफ स्पेक्ट्रम एंड देन वी ड्रॉ द एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। सो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। इफ यू हैव एनी डाउट देन गो टू योर मोबाइल ऐप एंड आस्क एनी क्वेरी इन चैट एंड डाउट ऑप्शन। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।